हाय गाइस, वेलकम टू ITI टीचिंग। आज हम जानने वाले हैं प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन के। यह क्वेश्चन पेपर आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री GCF में 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है। टर्नर ट्रेड से क्वेश्चन है और आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे टेक्निकल ग्रुप में और नॉन टेक्निकल ग्रुप में, तो 2 सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन नंबर 1 में 20 क्वेश्चन होते हैं जो नॉन टेक्निकल ग्रुप से होते हैं और सेक्शन नंबर B में 80 क्वेश्चन होते हैं जो टेक्निकल ग्रुप से होते हैं। तो उस क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। चलिए एक एक करके उस क्वेश्चन को जानते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो टेक्निकल ग्रुप का क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं और उसके बारे में चलिए तो सेक्शन B की बात कर लेते हैं। सेक्शन B में हमने आपको बता दिया था कि 80 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल ग्रुप से और नॉन टेक्निकल में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आपके जो नॉन टेक्निकल ग्रुप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सेक्शन A में 20 क्वेश्चन होते हैं और टेक्निकल ग्रुप के जो क्वेश्चन होते हैं वह B सेक्शन में यानी 80 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल जो सेक्शन के B क्वेश्चन है उसके बारे में। 80 क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन के बारे में एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे और उसके विस्तृत में जानकारी बताएंगे और उसके सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 21 नंबर से क्वेश्चन से आपको नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है वो बाद में देंगे, अभी टेक्निकल ग्रुप का क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे आपका 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक उत्पादक गुणवत्ता वाला होगा जब ऑप्शन A है उसका आकार व बीमाएँ नियंत्रित हों, B है वह देखने में अच्छा हो और C वह उपयोग के लिए सही हो और D है वह सही मटेरियल का बना हो। तो आप लोग सही बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका होगा C, वह उपयोग के लिए सही हो। C ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन में लेथ के हेड स्टॉक के स्पैंडल नोज में किस टेपर का प्रयोग होता है। ऑप्शन A है जर्नो टेपर, B है ब्राउन व शार्प टेपर, C है पिन टेपर और D है मोर्स टेपर। तो सही आंसर आप लोग बताइए। सही आंसर होगा इसका D। क्या होता है? मोर्स टेपर होता है। लेथ के हेड स्टॉक के स्पैंडल में के नोज में किसका टेपर होता है? मोर्स टेपर होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में एक होल जिसकी निचली बीमा शून्य है बेसिक होल कहलाता है, इसे दर्शाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन A है E और B है F और C है G और D है H। जो होल का जो बेसिक साइज होता है उसके बारे में उसका सिंबल क्या है, सिंबल के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो कौन सा ऐसा सिंबल है जिससे होल को इंडिकेट करते हैं, आप लोग बताइए सही आंसर से। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर D यानी H। H को क्या करते हैं? होल जो बेसिक साइज होता है उसको H से इंडिकेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में जाब की सतह पर कटिंग टूल के चलने से उत्पन्न पैटर्न को कहते हैं। जो जाब होता है और के सतह पर कटिंग टूल जब चलता है तो उसके पैटर्न पर क्या बनता है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन A है बेबीनेस, B है रफनेस और C है सरफेस स्ट्रक्चर और D है ले। सही आंसर बताइए आप लोग, सही आंसर क्या होगा। C होगा इसका सही आंसर, सरफेस स्ट्रक्चर। जो जाब के सरफेस पे जब कटिंग टूल चलता है तो उसके कटिंग टूल चलने के बाद जो सरफेस जो पैटर्न बनती है उस पैटर्न के बारे में उसको क्या करते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में आंतरिक होल के साथ एक मशीन किया हुआ कंपोनेंट को फाइन शाफ्ट में फिट करना है। होल की फिनिशिंग के लिए किसकी आवश्यकता है? एक बोल रहा है कि एक इंटरनल होल है उसमें मशीन किया हुआ एक कंपोनेंट है जो फाइन शाफ्ट में फिट करना है, तो वह होल की फिनिश के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन A है बोरिंग ऑपरेशन की, B है रिमिंग ऑपरेशन की, C है ड्रिलिंग ऑपरेशन की और D है आपका ट्रिपाइनिंग ऑपरेशन की। सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा B, रिमिंग ऑपरेशन। होता क्या है कि आप जब ड्रिल करते हैं, ड्रिल के द्वारा जब आप होल करते हैं तो होल व ड्रिल के द्वारा जो होल बनता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। तो शुद्ध जब होल नहीं होता है तो उसके बाद हम उसको शुद्ध साइज में बनाने के लिए, जो एक्यूरेट साइज में बनाने के लिए तो रिमिंग ऑपरेशन करते हैं डियर फ्रेंड्स।
तो आप जब रिंग में ऑपरेशन कर देंगे तो वह क्या होता है, मशीनिंग द्वारा जो ऑपरेशन करके जब फाइन शाफ्ट में जब फिट करते हैं तो फाइनली फिनिश के लिए सही उपयोग के लिए हम होल में फिट कर पाते हैं। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है इंटरनल होल के बाद क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में लेथ में बोरिंग ऑपरेशन है। ऑप्शन है आपका एक नया होल बनाना, बी है छिद्रित होल को किसी साइज तक बड़ा करना, सी है सिर्फ निर्धारित साइज तक बड़ा करना, डी है होल को सही करना। आप लोग सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। लेथ में बोरिंग ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो सही आंसर इसका होगा बी, छिद्रित होल को किसी साइज तक बड़ा करना। क्या करते हैं जब लेथ में हम जब बोरिंग ऑपरेशन करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जब लेथ में एक लेथ है, लेथ के मशीन पे जब हम किसी शाफ्ट में जब होल करते हैं, होल करने के बाद उसके हम साइज को, होल वाले साइज को अगर हमको बोरिंग बार टूल्स के द्वारा उसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो आपका बी आंसर देख लिए, छिद्रित होल को किसी भी साइज तक क्या करते हैं, बढ़ाया जाता है। तो वह जो बढ़ा हुआ जो साइज होता है एक्यूरेट साइज में आप उसको टर्निंग के द्वारा, बोरिंग ऑपरेशन के द्वारा शुद्ध साइज में बढ़ा सकते हैं। यानी क्या कि जब होल जो है, होल के साइज को आप बढ़ा सकते हैं एक बोरिंग टूल ऑपरेशन के प्रक्रिया द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में एक अनियमित आकार के जाब को लेथ पर टर्न किया गया है, जाब को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होगा। ऑप्शन ए है आपका 3 जाचक, और बी है 2 जाचक, और सी है ड्राइविंग प्लेट, और डी है फेस प्लेट। सही आंसर आप लोग बताइए। अनियमित आकार का जाब है, उसको टर्न करना है लेथ मशीन पर, तो किसका पकड़ने के लिए पूछ रहा है, जाब को पकड़ने के लिए कौन सा प्लेट प्रयोग करेंगे, डिवाइस जो होल्डिंग डिवाइस होती है जाब को पकड़ने के लिए, उसके बारे में पूछ रहा है। सही आंसर बताइए। डी होगा इसका सही आंसर, यानी कि फेस प्लेट। फेस प्लेट के द्वारा क्या करते हैं, अनियमित आकार के जाब को लेथ पर टर्न करने के लिए, पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन में भी ब्लॉक का प्रयोग किस प्रकार के जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका ए है वर्गाकार, बी है आयताकार, सी है गोल आकार का, डी है अनियमित आकार का। सही आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर होगा इसका सी, यानी गोल आकार का जाब। जो सिलिंड्रिकल आकार के जो जाब होते हैं उसको भी ब्लॉक में प्रयोग करके जाब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका टी बोल्ट है। ऑप्शन ए है जाब को पकड़ने का एक माध्यम, और बी है एक कटिंग टूल, और सी है एक मशीन, और डी है एक साधारण बोल्ट। सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। सही आंसर होगा इसका जाब को पकड़ने का एक माध्यम। क्या होगा सही आंसर, जाब का को पकड़ने के लिए एक माध्यम है टी बोल्ट। टी बोल्ट के द्वारा क्या करते हैं, जब हम मशीनिंग जब करते हैं तो मशीनिंग क्रिया करने समय जब जाब को पकड़ते हैं तो उसमें टी बोल्ट क्या होता है, टी बोल्ट पकड़ने के लिए बहुत सहायता करता है जाब को। क्योंकि उसमें जो आप लोग देखे होंगे कि टेबल में जो मशीनिंग टेबल होता है, जैसे सपोर्ट दैट मिलिंग मशीन का टेबल आप लोग ले लिए, और मिलिंग मशीन के टेबल में टी स्लॉट कटे होते हैं, और उस टी स्लॉट में टी बोल्ट को हम फिक्स करके जाब को अच्छे से होल्डिंग डिवाइस में पकड़ के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जाब को पकड़ने का एक माध्यम है टी बोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है किसी जाब में 1/2 व्यास यानी इंच के बाद बात कर रहा है, व्यास का होल करने के लिए कटिंग स्पीड निकालिए यदि ड्रिल मशीन का स्पिंडल 840 आरपीएम पर घूम रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आपका कटिंग स्पीड पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका है 110 फीट प्रति मिनट, और बी है 117 फीट प्रति मिनट, और सी है 92 फीट प्रति मिनट, और डी है 200 फीट प्रति मिनट। आप लोग इसका कैलकुलेट करके बताइए। इसका सूत्र होता है, आप लोग को मैं बता दूं, जैसे आपका एमएम से अगर पूछेगा मैट्रिक सिस्टम में, तो मैट्रिक सिस्टम में इसका सूत्र होता है पाई इंटू डी इंटू एन बटे 1000। ये आपका जब एमएम में पूछे, यहाँ पे क्या पूछा, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन इंच में आपसे पूछा है, अगर एमएम में नहीं पूछा तो हमको क्या करना है, ब्रिटिश सिस्टम में निकालना है। तो ब्रिटिश सिस्टम में निकालने के लिए इंच वाले पैटर्न में निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई इंटू डी इंटू एन अब्लिक 12 यानी 12। क्या करते हैं, 12 से इसको हम भाग कर देते हैं।
आपको सूत्र मिल गया। अब सूत्र के हिसाब से आप क्वेश्चन को रख के आप निकाल सकते हैं आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। आपसे क्या पूछा है कि 1/2 इंच वाले व्यास होल को करने के लिए कटिंग स्पीड निकालना है। तो आरपीएम क्या है, 840 पे चल रहा है। तो क्या करेंगे आप, पहले सूत्र पे ही रखिए। तो सूत्र पे रख देंगे पाई इंटू डी पे, जैसे आपको हमने बताया था इंच वाले सूत्र पे 12 पे। जैसे आप रख दिया पाई का मान होता है 22/60 इंटू, और डी आपका क्या पूछा है, व्यास, तो 1/2 इंच हो जाएगा। और आरपीएम क्या पूछा आपसे, 840 बटे के सबके बटे क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इससे काट दीजिए। आप इसका मल्टीप्लाई कर लिए जो बचा हुआ भाग है, तो आपका सही आंसर आएगा 110 फीट प्रति मिनट, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन ए 110 फीट प्रति मिनट होगा, यहाँ पे 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन में कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है आपका अल्कोहल बेस, बी है केरोसिन, और सी है जल, और डी है कुछ भी नहीं। तो क्या होगा आपका ऑप्शन सही बताइए। जो कास्ट आयरन है उसको ड्रिलिंग करना है तो किस कूलेंट का प्रयोग करेंगे। तो कास्ट आयरन में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो कोई भी ऐसा कूलेंट या कोई भी ऐसा जो केरोसिन, जल और आपका अल्कोहल बेस, इतने भी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कास्ट आयरन एक क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल है। इसमें क्या करते हैं कि जब हम इसकी मशीनिंग करते हैं तो सेल्फ लुब्रिकेटिंग इसमें होता है कास्ट आयरन में, इसलिए हम इसको जब मशीनिंग करते हैं तो इसमें हमें कोई कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है डियर फ्रेंड्स। चलिए इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये आपके जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, ये क्वेश्चन कई दफ़े रिवाइज हुए क्वेश्चन है, किससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए क्वेश्चन है जितने आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अर्निंग फैक्ट्री जीसीएफ का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक माइल्ड स्टील जॉब में 12 मिलीमीटर व्यास का रिमर होल बनाना है, रिमर ड्रिल साइज क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है आपका 12 मिलीमीटर, बी है 11.75 मिलीमीटर, और सी है 11.8 मिलीमीटर, और डी है 11.5 मिलीमीटर। तो इसके बारे में आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला के अंतर ही इसका निकलेगा। तो पहले इसका फार्मूला जानते हैं क्या होगा। आपका पहले फार्मूला निकालना पड़ेगा कि आपको क्या पूछ रहा है, रिमर ड्रिल साइज पूछ रहा है। तो ड्रिल साइज बराबर होता है रिमर साइज माइनस कोष्ठ में अंडर साइज प्लस ओवर साइज होता है आपका, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको रखते हैं। तो रिमर साइज आपका कितना दिया है, 12 मिलीमीटर व्यास का रिमर होल बनाना है, तो 12 रख देंगे यहाँ पे, माइनस अंडर साइज वो साइज होता है जैसे कि आपको 12 मिलीमीटर क्या व्यास का रिमर करना है। तो इसके लिए भी एक गणना आती है कि जैसे आप 5 मिलीमीटर से कम व्यास के होल करना हो तो उसमें अंडर साइज आपका होता है 0.1 से 0.2 मिलीमीटर, और 5 से अगर 20 मिलीमीटर तक का अगर होल करना है तो उसमें आपका अंडर साइज होता है 0.2 से 0.3 मिलीमीटर आता है। और इसके बाद 21 से अगर 50 मिलीमीटर का अगर रिमिंग होल साइज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यास क्या होगा, उसके लिए 0.3 से 0.5 होगा, और 50 मिलीमीटर से ऊपर का व्यास करना है तो 0.5 से 1 मिलीमीटर का क्या करेंगे, आपका रिमिंग किए जाने वाले होल का व्यास रखेंगे। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है आपसे कि ये पूछ रहा है कि आपको 12 मिलीमीटर का क्या है व्यास का रिमिंग होल करना है। तो इसमें आप सीधे सीधे फार्मूला पर रख देंगे। आपको बताए थे कि साइज बराबर रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज ये होगा। तो इस पर आप रख दीजिए 12 माइनस
अंडर साइज आपका क्या है, आपका 12 मिलीमीटर, यानी आपको हम बताए थे कि 5 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर के लिए क्या रखेंगे, 0.2 से 0.3 मिलीमीटर। तो इसमें आप क्या रखेंगे, अंडर साइज 0.2 प्लस जो आपका अंडर साइज होगा, अंडर साइज में आपका जो एक रखते हैं ओवर साइज, ओवर साइज जो है वह हर रिमर के लिए अलाउंस में उसको रखा जाता है। तो वो साइज आपकी क्या होती है, 0.05 मिलीमीटर होती है, 0.05 मिलीमीटर होती है इसकी ओवर साइज। तो ये आपका जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होगा आपका 12 माइनस 0.25 ये हो जाएगा। तो अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, 12 में से माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 11.75 मिलीमीटर। तो इस हिसाब से आपका ये आपका निकल गया रिमर ड्रिल साइज। तो आप लोग को आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा, इसके फार्मूले भी समझ में आ गए होंगे। मेन चीज़ इसका होता है आपका रिमिंग किए जाने वाले होल का व्यास। अगर आपको ये चीज़ पता है कि कौन से व्यास के लिए कितना अंडर साइज रखना चाहिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और रिमर का जब साइज आप निकालते हैं तो उसमें ओवर साइज के लिए मैंने आपको बताया कि 0.05 ए अलाउंस जोड़ा जाता है उसमें। तो आप अगर ये आपको पता है उसके रिमिंग होल साइज का अंडर साइज और अलाउंस अगर जोड़ के तो आप साइज को आसानी से निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन में। टैप एक कटिंग टूल है जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अंदरूनी चूड़ी बनाने में, बी है बाहरी चूड़ी बनाने में, सी है होल बनाने के लिए, और डी है पानी चलाने के लिए। तो सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। सही आंसर होगा इसका अंदरूनी चूड़ी बनाने के लिए, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। M10 इंटू 1.5 वाले टैप के लिए ड्रिल साइज निकालिए। ऑप्शन आपका है कि 1 है, ए में 10 मिलीमीटर, बी है 8.17 मिलीमीटर, और सी है 9 मिलीमीटर, और डी है 8.5 मिलीमीटर। तो सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। टैप ड्रिल साइज निकालना है। टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए इसके लिए फार्मूले होते हैं, और इसके लिए फार्मूले के लिए अगर आप इसके लिए जान जाइए, जैसे टैप ड्रिल साइज के लिए TDS बराबर TS यानी टैप साइज -2 इंटू 0.61 इंटू पिच, आपका पिच हो गया। इस फार्मूले पर अगर आप रख देंगे तो ये आपका टैप ड्रिल साइज निकल जाएगा, ड्रिल साइज। तो कैसे क्या करेंगे आप लोग, पहले इसमें देखिए टैप साइज आपका जो दिया है 10 यानी 10 mm का टैप है, 10 रख देंगे, -2 इंटू 0.61 इंटू पिच, पिच क्या है आपकी 1.5 पिच है। तो इसको आप क्या करेंगे, इनको 10 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 1.22 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 होगा। तो इसमें से आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको घटा लेंगे। तो जब 10 में से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, इस मल्टीप्लाई का जो भी आएगा तो इसमें आप 1.75 इसका सही आंसर होगा। तो आप सूत्र के अनुसार आप मल्टीप्लाई करके आप एग्जैक्ट मान को निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका बी यानी 8.17 मिलीमीटर आपका सही आंसर होगा, यानी ड्रिल साइज निकाल लिया आपने। 35 नंबर क्वेश्चन में आपका ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव का कार्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए है धातु की घिसाई करना, बी है धातु की कटिंग करना, और सी है ग्राइंडिंग व्हील को साइज देना, और डी है ग्राइंडिंग व्हील को मजबूती देना। सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। सही आंसर इसका होगा बी, धातु की कटिंग करना इसका सही आंसर है। एब्रेसिव जो होता है यही एब्रेसिव जो छोटे छोटे कणों में होते हैं, और इसी के द्वारा क्या करते हैं, धातु की कटिंग क्रिया करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, यही जो कटिंग क्रिया का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। आपका एक ग्राइंडिंग व्हील को 51A 46L और 5 और V 23 से मार्क किया गया है। मार्किंग है जो ग्राइंडिंग व्हील में जो मार्क करते हैं उसके लिए बता रहा है आपको, से मार्क किया गया हो। इसमें V का क्या इंगित करता है, यानी इंडिकेट जो V सिंबल है इसमें क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका एब्रेसिव को,
और बी है ग्रेड को, सी है बॉन्ड को, और डी है कंपनी का प्रतीक यानी कंपनी का सिंबल के बारे में है। तो क्या होगा सही आंसर, इसके बारे में आप लोग बताइए। भी जो है किस चीज़ के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो सही आंसर इसका क्या होगा आप लोग बताइए। भी क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, बॉन्ड को। ऑप्शन सही होगा इसका सी इसका सही आंसर होगा बॉन्ड। बॉन्ड को क्या करते हैं, भी से इंडिकेट कर रहा है, इस जो आपको मार्क किया गया है, मार्क चीज़ में आपसे पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन में ग्राइंडिंग व्हील लोडिंग से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर धातु के कणों का फंसना, और बी है ग्राइंडिंग व्हील को मशीन में लोड करना, और सी है ग्राइंडिंग व्हील की सफाई करना, और डी है इनमें से कुछ नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ग्राइंडिंग व्हील से लोडिंग से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। जब ग्राइंडिंग व्हील का क्या कार्य है डियर फ्रेंड्स, ऐसा है इसमें कि जब हम ग्राइंडिंग व्हील से जब कटिंग क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, व्हील जब लोडेड हो जाता है, यानी कि जब हम कटिंग क्रिया करते हैं तो होता क्या है कि जब कटिंग क्रिया के दौरान कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, अगर व्हील मेरा हार्ड है, अगर हम सॉफ्ट की मटेरियल की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसके कटिंग एज में चिप्स फंस जाते हैं, जिसके कारण व्हील के क्या होते हैं, कटिंग एज भर जाते हैं और लोडेड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं कि वो कटिंग करना बंद कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, उसमें जब उसके कटिंग करना बंद हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, धातु के चिप फंस जाते हैं। इसी चीज़ को पूछा लोडेड से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा ए ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर धातु के कणों को फंसना। यानी क्या होता है, फंसेगा कब, जब अगर आप हार्ड है व्हील है, अगर सॉफ्ट की मशीनिंग करेंगे तब आपका क्या होगा, फंस जाएगा। अगर ऐसा होगा कि हार्ड अगर मटेरियल है, सॉफ्ट अगर व्हील है, तभी ये दोनों प्रोसीजर में मशीनिंग में के दौरान ये आता है कमी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में मशीनिंग में यथा स्पिंडल आदि में पावर ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नकल थ्रेड, बी है वी थ्रेड, और सी है स्क्वायर थ्रेड, और डी है एकम्य थ्रेड। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर ट्रांसमिशन करना है तो कौन सा थ्रेड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आप लोग बताइए देखकर कौन सा सही होगा। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, यानी स्क्वायर थ्रेड के द्वारा पावर ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जॉब ड्राइंग में थ्रेड को M10 के लिए बता रहा है कि M10 × 1.5 दर्शाया गया है। इनमें से 1.5 क्या है, इसके बारे में बताना आपको कि M10 × 1.5 दर्शाया गया है इस चीज़ को, और इसमें से ये भाला भाग को पूछ रहा है कि 1.5 क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोग बताइए इसमें से। ऑप्शन आपका ये है थ्रेड का व्यास, बी है थ्रेड का पिच, और सी है थ्रेड की त्रिज्या, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा, इसके बारे में बताइए। क्या दर्शा रहा है आपका, थ्रेड का पिच क्या करते हैं, थ्रेड का पिच जो है इसके लिए ये दर्शा रहा है। M10 यानी कि जो M10 यानी 10 मिलीमीटर का क्या है आपका थ्रेड का टाइप है, और इसके बाद 1.5 आपका पिच है, उसके लिए इसी चीज़ को आप ये पूछ रहा है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपका आंसर है, तो इसमें क्या है, पिच के लिए जो 1.5 आपका पिच है इसके लिए बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है, थ्रेड का पिच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। 40 नंबर का क्वेश्चन में मल्टी स्टार थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका थ्रेड को मजबूती देने के लिए, बी है ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए, और सी है मोशन को शीघ्रता से ट्रांसमिट करने के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए इसमें से। सी होगा सही, मोशन को शीघ्रता से ट्रांसमिट करने के लिए क्या होगा, मल्टी स्टार थ्रेड को क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिशन भी कार्य करते हैं। तो इसके लिए सही आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, बी है बोल्ट को सुंदर आकार देने के लिए, सी है बोल्ट की मजबूती के लिए, और डी है इनमें से कुछ नहीं। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। ऑप्शन इसका है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। सही आंसर इसका ए होगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में HS यानी हाई स्पीड स्टील से बने कटिंग टूल की कंपोजिशन यानी 18:4:1 अनुपात में होती है। तो इसमें से अनुपात 1 क्या
इंगित करता है, यानी कि जो आपका ये रेशियो दिखाया गया है, इस रेशियो में क्या इस चीज़ को 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन ए है क्रोमियम, बी है कोबाल्ट, सी है टंगस्टन, डी है वैनेडियम। एक क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक कई दफ़े एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। 1 क्या चीज़ को आपको दर्शा रहा है, इसके बारे में बताना है। तो क्या है 1 किस चीज़ के लिए दर्शा रहा है, तो 1 है आपका वैनेडियम। वैनेडियम जो है 1 को दर्शा रहा है। 18 क्या होता है, 18 आपका क्या होता है, इसमें से आपको बताना है। और 4 क्या होता है, इसमें बताना है। तो वो आपको क्या क्वेश्चंस के माध्यम से आपको 1 पूछा है, वो वैनेडियम है, वैनेडियम के 1 को दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 43 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से धातु के किस गुण के कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो कौन सा गुण है जिसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका मशीनेबिलिटी, और डी है डिक्लिटी, और सी है टफनेस, और डी है ब्रिटेनलेस। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। डिक्लिटी के कारण क्या हो, इसके द्वारा हम तारे खींच के रूप में खींचा जा सकता है। सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर में 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अंदरूनी व्यास के मापन में, और बी है गहराई मापन में, और सी है बाहरी व्यास मापन में, और डी है मोटाई मापन में। किसमें प्रयोग करते हैं आप लोग बताइए। अंदरूनी यानी इंटरनल जो माप होता है, उसके लिए माइक्रोमीटर का 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए ये ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर उसके समझ में आ रहे होंगे। तो अगर समझ में नहीं आते तो कमेंट करके जरूर बताया करिए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अल्पत मांग कितनी होती है, इसके बारे में बताना है आपका। ऑप्शन है 1 मिनट, और बी है 2 मिनट, और सी है 5 मिनट, और डी है 10 मिनट। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। सी 5 मिनट होता है इसका अल्पत मांग। लिस्ट काउंट पूछ रहा है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है। ऑप्शन ए है क्रेस्टर आयल, बी है लॉर्ड आयल, सी है ग्रीस, और डी है ग्रेफाइट। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। सही आंसर इसका होगा डी ग्रेफाइट। सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत ग्रेफाइट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में मशीनिंग के दौरान साधारणतः किस कटिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका सेल्युलर आयर, और बी है पानी, और सी है तारपीन का तेल, और डी है लॉर्ड आयल। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। सेल्युलर आयर जब मशीनिंग क्रिया करते हैं, जब टूल और जाप के बीच जब मशीनिंग क्रिया करते हैं, तो उसमें हम कौन सा प्रयोग करते हैं। तो सेल्युलर आयर का प्रयोग करके हम कटिंग क्रिया को पूरा करते हैं। सही आंसर ए होगा। ठीक उसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसी पर आधारित है। सेल्युलर आयर और पानी को मिलाने का सामान्य अनुपात क्या है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए आपका 1:5, और बी है 1:10, और सी है 1:15, और डी है 1:20। तो क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है, भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कई दफ़े घुमा के कई दफ़े एग्जाम में जहाँ भी जाएंगे आपको देखने को मिल ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सही आंसर आपका डी होगा 1:20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में जिग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका टूल को सही पोजीशन में पकड़ने व गाइड करने के लिए, बी है सही ड्रिलिंग करने के लिए, सी है ड्रिल की सलामती के लिए, और डी है इनमें से कुछ नहीं। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका होगा ए, टूल को सही पोजीशन में पकड़ने व गाइड करने के लिए। ड्रिल का कार्य क्या होता है, जिग का टूल को सही पोजीशन में और पकड़ने और गाइड करने के लिए होता है। तो जिग का प्रयोग यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए किस गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका स्पर गियर, और बी है बेवल गियर ड्राइव, और सी है वर्म गियर ड्राइव, और डी है रैक और पिनियन ड्राइव। तो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए क्या कौन सा इसमें गियर के बारे में, ड्राइव के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा होगा उसके बारे में बताइए, कौन सा ड्राइव प्रयोग किया जाता है। सही आंसर बताइए आप लोग।
रैक और पिनियन का प्रयोग किया जाता है। होता क्या है डियर फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए रैक और पिनियन का प्रयोग किया जाता है। और इसी और रैक और पिनियन पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो DTI, जिसका नाम आप लोग सुने हैं, DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर, क्या बोलते हैं उसको, डायल टेस्ट इंडिकेटर। DTI भी रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में लेथ में स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लंबे व भारी छड़ के लचीलेपन के प्रभाव को रोकने के लिए, और बी ए लेथ को मजबूती देने के लिए, और सी ए टूल पर लगने वाले दबाव को रोकने के लिए, और डी ए इनमें से कुछ नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइए। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन आपका ए होगा लंबे व भारी छड़ के लचीलेपन को रोकने के लिए। जब क्या करते हैं, जब लेथ में जब मशीनिंग करते हैं तो बहुत लंबा जब जाब आता है तो उसके वाइब्रेट को रोकने के लिए, और जो भारी जाब होता है उस बीच में क्या हो, उसको सहारा देने के लिए लगाया जाता है। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही होगा उसका। 52 नंबर क्वेश्चन में आपका लेथ कटिंग टूल में नेगेटिव रैक एंगल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मुलायम धातु की कटिंग के लिए, बी ए कठोर धातु की कटिंग के लिए, और सी ए टूल को मजबूती देने के लिए, और डी ए इनमें से कुछ नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइए। निगेटिव रैक एंगल कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, कठोर धातु की कटिंग के लिए निगेटिव रैक एंगल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन में लेथ में अलाइनमेंट ऑफ सेंटर का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में ये भी पूछता है आपको घुमा के, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जान जाइए आप लोग। चलिए इसके बारे में बताइए। ऑप्शन है आपका कैरेज को टेल स्टॉक की ओर ले जाना, बी ए क्रॉस लाइट को पोजीशन करना, सी ए लाइव सेंटर व डेड सेंटर को एक दूसरे के सीध में लाना, और डी ए डेड सेंटर को आगे पीछे करना। सही आंसर बताइए क्या होगा इसमें। इसका सही आंसर होगा सी, लाइव सेंटर और डेड सेंटर को एक दूसरे के सीन में लाना। ये होगा सही, सी होगा इसका सही आंसर। अलाइन ऑफ सेंटर का क्या मतलब है, तो अलाइनमेंट ऑफ सेंटर का यही मतलब है कि लाइव सेंटर और डेड सेंटर को एक दूसरे के सीन में लाना। चलिए आप लोग को लास्ट क्वेश्चन था 53 नंबर का, और आपका 54 नंबर का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपको वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी मिली, आगे भी और ऐसे ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।